बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 66 न्यूज़। मैं हूं जुल्करनैन इकबाल। प्रोग्राम का नाम है अंधा कानून। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और आजकल बड़े सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं जनाब एहतशाम अब्बासी साहब। साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं और समा टीवी से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा साकिब बशीर साहब उसमें मामूल हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज़ से वाबस्ता हैं। मातहत अदलिया यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अदालतें ही आजकल ये कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले दो स्टोरीज हैं जिनके ऊपर मेन हमारा फोकस होगा। एक तो ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसके ऊपर आज क्या प्रोसीडिंग हुई। दूसरा हम देखेंगे मामला जो एजाजुल एहसन साहब ने आज इंकशाफात से भरपूर एक ख़त लिखा है, उसमें जो काजी साहब की ये इलाज उन्हीं की फकी से करने की कोशिश की है उन्होंने। तो इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। शुरू करते हैं ये निकाह वाले मामले से। अब्बासी साहब, ये जो इद्दत में निकाह वाला केस था, ये अब वाकई इद्दत में निकाह तक ही रह गए? जिस किस्म के बयानात दिए गए हैं तो वो ये कोई निकाह से बाहर कोई क्या कह लें कि कोई ज़रा गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ पहुंच के मामला। आज बिल्कुल ये जो शुरू हुआ तो ये इद्दत में जो है उस दौरान इद्दत निकाह केस ही था, लेकिन वो केस वापस ले लिया गया था। उसके बाद खबर मनिका साहब सामने आए और उन्होंने केस दायर किए। अब ये केस वो इद्दत से निकाह वाला से निकल गया। अब एक ऐसा लफ्ज़ आ गया जो यहाँ पे बैठ के मैं ले नहीं सकता। हो सकता है साकिब बशीर साहब वो नाम ले लें क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लंट बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब चीज़ ये है कि वो एक बड़ी कानूनी पॉइंट ये है कि सुबह जो है ये इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम थी। एक कि इसमें दो जो गवाह हैं वो होने चाहिए लाजमी। एक गवाह तो वो पेश हुआ था जब हमने उस वक्त मैंने लिखा भी था कि वो, क्योंकि हमने उसका मुंह नहीं देखा, उसकी जो ड्रेसिंग थी वो कच्चे के डाकुओं वाली थी। ऐसा लग रहा था कोई डाकू ला के पेश किया, क्योंकि अब उसके अंदर लतीफ़ था या नहीं था मैंने नहीं देखा। साकिब बशीर साहब ने अगर देखा हो तो ये बता सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो शख्स कौन था क्योंकि उसने मुँह लपेटा हुआ था। आज खबर मनिका साहब भी जो है मास्क पहन के। इस केस में एक बड़ी अहम चीज़ है कि जो भी आता है वो मुँह छुपा के आता है। तो अब जो है आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें, अच्छा, ये पहला केस है जिसमें इल्ज़ाम लगाने वाला मुंह छुपा रहा है, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है वो आराम से बैठे हैं। वो तो हमने बाहर निकल के बताया था कि उस शख्स ने जो अंदर जो अब इमरान खान, हम इस जहाँ पे तो नाम ले सकते हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं, उन्होंने हलफ दे के, साकिब बशीर साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं हलफ देता हूँ कुरान पे, अल्लाह पे हलफ देता हूँ कि बुशरा बीबी का जो चेहरा है वो मैंने निकाह के बाद देखा है। अब यहाँ पर जो केस है कि निकाह से पहले इनके जिनसी ताल्लुकात थे। अब उस हवाले से आज जो है वो काबिल समाज जज साहब ने केस करार दे दिया और कोर्ट के अंदर लोग मौजूद थे। और जब वहाँ पर कहा गया था कि इसमें दो गवाह ज़रूरी हैं, एक गवाह जो है पेश हुआ, अभी दूसरा था ही नहीं। और आज पता चला बाद में जब फैसला आया तो उसमें ये काबिल समात करार दे दिया गया। इसमें नोटिस भी जारी हुए हैं। और इसके अलावा मजीद कोई सवाल अगर आप करना। साकिब बशीर साहब, जज साहब ने सवाल उठाया था कि तय करें खबर मनिका गवाह है या दरख्वास्त गुजार है। आधा गवाह आधा दरख्वास्त गुजार, ऐसे तो काउंट नहीं होगा। तो एक ही गवाह पेश किया है, कानून का हवाला दे के कहा कि जी दो ज़रूरी हैं। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि फैसला महफूज हुआ कि जज साहब की ऑब्जर्वेशन से कि अपने ही जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उसकी बेस पे केस फारिग हो जाएगा, लेकिन वो अपने ही सवालों को या भूल गए या जब पेपर आया तो उनको जवाब याद थे, उन्होंने जवाब भी साथ उसके लिख दिए। क्या माजरा है ये? जी, पहले तो यही लग रहा था कि शायद जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी है कि इस के लिए दो गवाह जो है वो होना ज़रूरी है जिन्होंने ख़ुद देखा हो और ऑन ओथ आके वो स्टेटमेंट दें। ज़ाहिर सी बात है वो सारा रिकॉर्ड जज साहब के सामने पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने देख कर ये बात की। इससे बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि शायद वो जो मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ये डिसमिस भी कर सकते हैं ये कंप्लेंट इसी स्टेज पे। लेकिन ऑर्डर जो आया है उन्होंने कहा है कि ये काबिल समात है। अब उसमें रिटन ऑर्डर उनका देखना पड़ेगा, अभी आया नहीं है कि उसमें कौन सी वजूहात उन्होंने दी हैं जिन वजूहात की बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि ये मेंटेनेबल है। थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड दूं इस केस का तो अच्छा साकिब भाई, एक सवाल मैं कर लेता हूँ, उसको बीच में जवाब दे दीजिएगा। ये उन्होंने नोटिस किया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी कि मेंटेनेबल है, यानी इसके ऊपर भी आके मुआवनत करें दूसरे फरीक, या फिर मेंटेनेबल करार दे के कहे कि जी अब आगे आगे कार्रवाई चलाएं? नहीं, इसमें जो प्राइवेट कंप्लेंट होती है उसमें तरीकाकार यही होता है कि प्राइवेट कंप्लेंट करने वाला और वो जो उसके साथ गवाह होते हैं सारे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं और उसके बाद मेंटेनेबिलिटी पे उसका वकील दलाइल देता है। मेंटेनेबिलिटी पहले एक दफ़ा डिसाइड होती है, फिर अब नोटिस हुए हैं इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 दिसंबर के लिए। अब जब वो आएंगे पहले उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाएगी, जब वो आएंगे उसके बाद दोबारा से उनकी तरफ से मेंटेनेबिलिटी वाला पॉइंट उठाया जाएगा और मेंटेनेबिलिटी दोबारा डिसाइड होगी।
और मेंटेनेबिलिटी पे दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे, दोबारा अदालत सुनेगी दोनों तरफ को, और फिर दोनों तरफ को सुनकर दोबारा फैसला होगा। जब फैसला हो जाएगा तो फिर ट्रायल की तरफ मामला बढ़ेगा कि इसमें 4 गवाह हैं जो खाबर मानिका हैं, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद या लतीफ़। इन चारों गवाहों के दोबारा स्टेटमेंट्स होंगी ऑन ओथ, और इन पे फिर जरा होगी। ये सारा जो है वो प्रोसेस है, और उसके बाद ये कंक्लूजन की तरफ जाएगा। ये मामला मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 रोज में खत्म होने वाला। पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट में पहले भी इसको इमरान खान ने चैलेंज किया था, अभी दोबारा मेरा ये ख्याल है कि दोबारा वो चैलेंज करेंगे इसको। ये जो पूरा केस है, जो इद्दत में निकाह का केस है, या जो मतलब जो भी केस उन्होंने बनाया है, तो वो बुनियादी तौर पर जो मैंने अभी तक स्टडी किया है या कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, जो कानूनी दिमाग है, ये केस मोरालिटी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता है। कानूनी तौर पर एक कमज़ोर केस है ये, कमज़ोर केस। और इसमें एक चीज़ मैं जुल्करनैन साहब आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा। ये एहतशाम साहब ने जो लफ्ज़ अवॉइड किया वो वफा का हम वज़न लफ्ज़ है, ठीक है जी, कि चले वफा नहीं थी। वैसे तो ये इस तरह का केस है, इसकी मजम्मत ही होनी चाहिए, इसमें किसी जुमले का लुत्फ़ लेने की भी मैं समझता हूँ कि गुंजाइश नहीं है कि हम उसके ऊपर मतलब उसको एंजॉय करें। लेकिन अगर ये वो बना रहे हैं कि जी ये ताल्लुकात ऐसे थे कि जो इज़दवाजी ताल्लुकात वो उस वक्त सिर्फ शरण खाबर मानिका साहब के साथ उनके बनते थे, वो किसी और के साथ थे, तो वो केस अब इतने साल के बाद इस बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकता, और इस जुरिस्डिक्शन में वो नहीं सुना जा सकता, निकाह वाली जुरिस्डिक्शन में, कि निकाह दुरुस्त था या नहीं। क्योंकि वो अगर ऐसा मामला था तो उस वक्त उसकी FIR होनी चाहिए थी, वो अलग एक काबिल गिरफ्त जुर्म होता है। मानिका साहब को अगर पता था तो इन्होंने इसके ऊपर क्या स्टैंड लिया? क्या इन्होंने तलाक इनिशिएट की थी? क्या इस बुनियाद पे तलाक दी थी? क्या उसके बाद इन्होंने किसी जगह पुलिस रिपोर्ट करवाई थी कि इनके घर में कोई जो है ना इस तरह चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है? अगर नहीं करवाई थी तो उसके इतने साल के बाद आके तो उस चीज़ को, जो कि एक अलग से ऑफेंस बनता है, उसको निकाह वाले केस के अंदर जोड़ के मैज जो है ना एक मीडिया कैंपेन की जा रही है, या फिर कल अदालत के पास दायरा इख्तियार मौजूद होगा कि वो इस मामले के ऊपर जजमेंट भी देगी जी हाँ जी ये हुआ था या नहीं हुआ था। और 4 साल के बाद जो मामला पाकपतन में हो रहा है उसका फैसला इस्लामाबाद की अदालत में कौन से थाने में, वही मैं ऐड करने लगा था कि ये बड़ा बुनियादी पॉइंट है किसी भी केस की मेंटेनेबिलिटी के लिए, कि वकूआ अगर इस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वकूआ इस एरिया में हुआ है तो अपारा थाना जो है वो लगेगा। तो अगर पाकपतन के जिस थाने की हदूद में वकूआ हुआ है ये वहीं का बनता है केस, ये इस्लामाबाद का केस बनता ही नहीं। अगर आप फैमिली ज्यादा लाहौर में रहती थी, उनका शुरू में मौकफ ये था नहीं, वो आप बिल्कुल जो है वो लीगल ग्राउंड्स पे जो आप गवाह लेके आए हैं, लतीफ नामी जो गवाह है उसने जो गवाही दी है वो पाकपतन के हवाले से दे रहा है, तो वो उसका वकूआ वो बनेगा वो मुतलका थाना। तो यहाँ पे मेंटेन, मैंने आपको बताया कि ये केस मोरालिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। लीगली ये केस मोरालिटी के नहीं सर, ये इमोरालिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। को जिस तरह से बनाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं जिस तरह से बनाया जा रहा है वो मतलब वो सारा प्रोसेस आप देखें, और जिस तरह से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मेंटेनेबल होने से पहले ये गवाह आके मतलब बहुत बिलो द बेल्ट बातें करता है, और उसको अनसेंसर्ड जो है मीडिया पे अनएयर जाती हैं, और जज साहब उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाते कि यार ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर अभी मैं अपना माइंड जाहिर करूंगा, मेंटेन करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या होगा। उसको ओपन कोर्ट में चलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसको ये तो अब देखें 14 दिसंबर को क्या जवाब आता है क्या नहीं। अलबत्ता मुझे एक चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है, इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब तो किया गया लेकिन ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। इन जज साहब को भी, कुदरतुल्लाह साहब को भी अल्लाह की कुदरत देखने के लिए जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान तो यहाँ पेश होंगे नहीं, ना उनको किया जाएगा। तो ये इद्दत में निकाह अल मारूफ वो जज साहब ने इसका हल निकाला है कि उनकी जो वीडियो लिंक के जरिए जो है इमरान खान की हाजिरी लगाएंगे और बुशरा बीबी को कहा है कि आप कोर्ट रूम में आएंगे। अब इसमें भी फिर आगे चलकर मसला ये होगा कि अगर आपने इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर दिया ना, उसके बाद मुझे ये खदशा, और एक जगह मैं प्रेडिक्ट भी कर चुका हूँ 2 जगह दोस्तों में बैठे हुए, कि शायद आप वीडियो लिंक पे ही जेल के अंदर भी हाजिरी जो है ना वो इमरान खान साहब की हुआ करेगी, ताकि आप जैसे लोगों से तो ना समझो। चले बार देखते हैं कि आगे ये होता क्या है। अगली स्टोरी की तरफ जानते हैं। सुहेल रशीद साहब, ये आज जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब को उन्हीं की दवाई से उनका इलाज करना शुरू किया है कि काजी साहब बड़ी ख़तो किताबत किया करते, जो शदीद किस्म की, ज़रा कुछ छींक भी मारे तो ख़त आ जाता था। फिर सरदार तारिक साहब ने भी यही सिलसिला शुरू कर दिया कि कोई दाएँ देखे तो ख़त, बाएँ देखे तो ख़त। अब ये पहला ख़त है जो एजाजुल एहसन साहब ने लिखा है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मेरे साथ तो बात और हुई थी, कमेटी के मिनट्स भी मांग रहा, रजिस्ट्रार 6:30 बजे तक उन्होंने बताया ही नहीं कि नोट चीफ जस्टिस को गया, फिर वो घर चली गई। ऑल ऑफ अ सडन सारे मीटिंग मिनट्स अपलोड हो गए वेबसाइट के ऊपर। तो
कमेटी ने तो बेसिकली उन्होंने कहा जी फैसले नहीं किया बेंचेस का, तो इन बेंचेस की कानूनी हैसियत क्या है? और ये जो ही ये ट्वीट हमने किए, खबर दी, उसके साथ ही बेंच फिक्सिंग का एक ट्रेंड चल पड़ा, तो किस तरह देखते हैं आपको माजी के तनाजुर में इस हाल का ज़रा मुशाहिदा करें ना, क्या चीज़ है? देखें, हाल का मुशाहिदा मैं ऐसे है कि मैं अभी भी बार बार आपके शो में बैठे फ़ोन देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस आज के ख़त के जवाब में कोई प्रेस रिलीज़ भी आ सकती है। जवाबी खत आएगा, कोई प्रेस रिलीज आएगी, उसमें कहा जाएगा जी यूं होता है 2 जजेस या जो भी हो सकता है। लेकिन आपका जो सवाल है उस पर रहते हैं, वैसे आपस की बात है, उस प्रेस रिलीज के अंदर भी एक चीज़ लिखी हुई थी, जो मीटिंग मिनट्स अपलोड हुए हैं उसके अंदर इन 2 बेंचेस का कहीं जिक्र नहीं है। वो देखिए मीटिंग मिनट्स को पढ़े, मैंने आने से पहले बिल्कुल बड़े बगौर से पढ़ा है। ये फोर्थ मीटिंग में ये तय था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले बेंच है वो तब बनेगा जब रिव्यू अगर डिसाइड हो जाएंगे। रिव्यू कोई आया नहीं था, उसके बाद 5वीं मीटिंग के एजेंडे पे ये शामिल ही नहीं था, लेकिन वो बेंच बन गए। तो बहरहाल जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने ख़त ये लिखा है जी कि जुम्मे के रोज़ वो सारा दिन इंतज़ार करते रहे और 3 बार कॉल की उन्होंने जो सेक्रेटरी हैं इस कमेटी की उनको, लेकिन कोई जवाब नहीं है। और कहा गया जी कि हमने ना वो मीटिंग मिनट्स चीफ जस्टिस को नोट के साथ भेजे हुए हैं, तो उसका वेट है। फिर 6:30 बजे कॉल की तो उन्होंने कहा जी कि वो तो दफ्तर बंद करके आप घर जा चुके हैं, तो लिहाजा मीटिंग मिनट्स उन्होंने कहा जी कि मैंने सैटरडे को भी वेट किया तो मेरे पास नहीं है, और फिर देखा कि वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं और मेरे साइन भी उस पर मौजूद नहीं थे। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं चूँकि कमेटी का रुकन हूँ तो मेरे ऊपर ये ज़रूरी समझता हूँ, मैं जिम्मेदारी है मेरी कि मैं पॉइंट आउट करूँ कि जो कुछ मीटिंग मिनट्स में है उसमें सारा वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो वहाँ पे मीटिंग में हुआ था, और इसमें नाकाम रहे हैं सेक्रेटरी उसको ना रिफ्लेक्ट करने में। और दूसरा ये उन्होंने कहा जी कि ये जो 2 बेंचेज हैं, मतलब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की दरखास्तों पर समाअत करने वाला और मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों पे समाअत करने वाला, ये तो उन्होंने कहा जी कि आज की डेट तक यानी आज की तारीख तक कमेटी के सामने रखे ही नहीं गए कि कमेटी इनको तश्कील करती, ये कमेटी में इनकी तश्कील नहीं हुई। ये उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा है और ख़त को उन्होंने ओपनली लिखा है। तो जाहिर है उनके पास ये तो सोहेल साहब एक बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया। ये पंडोरा बॉक्स मतलब ये है कि इतने इंपॉर्टेंट नौयत के बेंचेस की तश्कील हो गई और वो कह रहे हैं जी ये तो कमेटी के सामने मामला आया ही नहीं है। जी कमेटी के अपने मीटिंग मिनट्स देख लें, वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसमें जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। उसमें जिक्र है कि जी जो 184(3) की दरखास्तों का नंबर लगाने की हिदायत की गई और साथ ही साथ ये किया गया कि विंटर वेकेशंस में कौन कौन से बेंचेस होंगे, उसमें तो ये जिक्र ही नहीं है जो खुद वेबसाइट पे पड़े हैं। दूसरी बात जो सख्त से अपलोड हुए हैं, पंडोरा बॉक्स ही नहीं है साकिब साहब, इसमें मामला ये है कि एक चीज़ बड़ा फैक्ट बन के आप सामने आ रही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसको पूरा मीडिया पे दिखा के अलो किया था कि जी ठीक है ये पार्लियामेंट का एक्ट, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट में 14 दिन के अंदर, यानी कि उसमें कोई गुंजाइश लिखी नहीं हुई कानून में कि गुंजाइश हो सकती है। 14 दिन के अंदर आपने जो दरखास्तें फिक्स करनी है वो 14 दिन से ज़्यादा गुजरने के बाद फिक्स हो रही हैं, और वो भी ऐसे में हो रही हैं कि जब मामला सोशल मीडिया पे और कुछ साथियों के आपस में झगड़े तक पहुंच जाता है और उसके बाद ये मामला जो है ना, मैं नहीं कहता कि उसी वजह से हुआ है, लेकिन इवेंट्स की तरतीब रखें तो ऐसे ही बनती है। दिन गुजर चुके हुए थे 14 से ज़्यादा और उसके बाद एक लड़ाई झगड़ा सामने आता है 2 साथियों का और उस पर एक मामला बनता है और उसी शाम फिर एक केस जो है ना आता है जी कि अब फिक्स हो रहा है। अब उसमें ये तो तय हो चुका था कि दिनों को फॉलो नहीं किया जा रहा। अब दूसरा मामला ये था कि कमेटी में डिसाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो आज जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा जी कमेटी में नहीं हो रहे और इतने अहम नौयत के 2 बेंचेज हैं और उसमें उन्होंने सीनियरिटी का इशू भी उठाया कि चीफ जस्टिस ने कमेटी मीटिंग में ये तय किया था, मुझसे एग्री किया था कि सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होंगे बेंच, लेकिन मैं बात करूंगा जजेस से, अगर कोई नहीं बैठना चाहेगा तो उसके बाद जो है ना उससे तरतीब में नेक्स्ट जो जूनियर होगा वो जज बैठेगा। सीनियरिटी की तरतीब को फॉलो किया जाएगा। ये था कि जी जिस तरह जो तयशुदा था कि चीफ साहब बात करेंगे, फिर एक प्रपोज नाम सामने आएंगे, कमेटी अप्रूवल दे देगी। अब वो ना प्रपोज नाम आए बल्कि कोई और क्या किसी जज ने, सीनियर जज ने बैठने से बेंच में इनकार किया है या नहीं, कोई बात कमेटी को बताई नहीं गई, कमेटी से नहीं बताया गया। वो कहते हैं मुझे मुकम्मल अंधेरे में रखा गया है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए ये खत लिख रहा हूँ। अब ये खत लिखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे लगता है कल ये या तो कोर्ट में जवाब आएगा या उससे पहले जो है ना ये मुमकिन है कि कल की कोर्ट में तो नहीं आ सकता खैर ये, क्योंकि बेंचेस लागे, लेकिन खैर कहने को कभी भी आ सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? ये जो एक काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर इतना फटा डाल के रखा कि 4 महीने केस कोई नहीं सुना, खुद ही उसकी वायलेशन शुरू कर दी है। पहले नकवी साहब का मामला देखें, कितने देर हम यहाँ पे खुद कहते रहे हैं कि जी टाइम गुजर गया, केस फिक्स नहीं हो रहा, और फिर लगाया भी जो है ना वो उस बेंच के सामने जो कमेटी से आई नहीं, पेश ही नहीं हुआ।
तो आईनी कानूनी हैसियत क्या है इन बेंचेस की आपकी नज़र में, क्योंकि जो खुद मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पे मौजूद हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं है इन बेंचेस का कि ये भी हमने तश्कील दी है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है बहुत अहम सवालात उठाए हैं जस्टिस इजाज़ुल हसन ने, जो कमेटी के मेंबर हैं। फिर जैसे काजी फाइज ईसा जो है वो हमेशा से जिस तरह 4 महीने उन्होंने लगाए कि इसी खाते में आप कितने 100 केसेस जो है वो सुन सकते थे इस दौरान, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्लिमान का बनाया हुआ कानून है तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन अब जो है वो मेरा ख्याल है कि अब उस पर लेटर इन स्पिरिट मतलब उस पर मुकम्मल तौर पर अमल बहुत ज़रूरी है। मैं तो हैरान हो रहा था कि वो जो जस्टिस तारिक मसूद साहब जो है उनको जो बेंच का सरबराह बनाया है, मतलब हमने अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग में ये चीज़ देखी है कि जो जज अपना माइंड एक्सपोज कर दे और रिटन में एक्सपोज कर दे, खबर भी है, वो जो है वो उस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकता। और तो जिस जज साहब ने एतराज कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये तो मतलब बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने 4 पिटीशंस आई, चारों पिटीशंस की मेंटेनेबिलिटी पे उन्होंने इतने सवालात उठाए हुए हैं और उनको आपने बेंच का सरबराह बना दिया है जो अपील सुनेगा। तो अगर ये उन्होंने जवाद खाजा साहब ने अभी ये खबर आ रही है कि उन्होंने एतराज कर दिया और उन्होंने कोई दरखास्त भी दायर कर दिया कि ये नहीं, ये तो जेन्युइन बनता भी था क्योंकि इन्होंने अपना जो है ना माइंड जो है वो डिस्क्लोज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस मामले के ऊपर साबिक चीफ जस्टिस हैं और मेन पिटिशनर थे, पिटिशनर थे जिनके नाम से ये केस रिपोर्ट हुआ है और उनका एतराज जो है ना वो और असल में जस्टिस सरदार तारिक साहब ने जो मेंटेनेबिलिटी का सवाल उठाया था वो जवाद ख्वाजा साहब के हवाले से उठाया था कि आपका लेना देने नहीं है इस केस में, आप उठ के आ गए हैं। एग्जैक्टली। अब वो मतलब 4 पिटिशनर थे, उनमें से एक वो थे क्योंकि वो एक मुल्जिम आ गया था। जी आ गया था, मुझे पता है, लेकिन वो जो उन्होंने उठाया ना 4 में से एक तो ये थे ना, एक ये थे बाद में आए थे, तो उनको कह रहे हैं कि इनका लेना देना ही नहीं है, हमारे सामने बंद है। अच्छा साकिब साहब एक और भी चीज़ बताएं, ये अब सरदार तारिक साहब के सिलसिले तो मामला उनका सामने आ गया कि उन्होंने एक नोट लिखा था। अब बहुत से लोग जो काजी फाइसा साहब की वकालत कर रहे हैं मीडिया में बैठे हुए, वो ये कहते थे क्योंकि काजी साहब 21वीं तरमीम में जो है ना कलअदम करार दे चुके थे फौजी अदालतों को, इस वजह से वो इस केस में नहीं बैठे। जबकि जब ये पहली दफ़ा 9 रुकनी बेंच बना था, आपको याद होगा बंदियाल साहब ने बनाया था, जो रिटर्न एतराज़ काजी साहब ने किया था उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी थी, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का हवाला दिया और कहा था कि हिरासती मराकज़ वाला जो केस है वो अगर फिक्स करके उसको सुन लिया जाता तो शायद ये मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले तक नौबती ना आती बनाने की। तो वो इसको आप कैसे देखते हैं कि लोग कुछ और उनके वाले से उनकी इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं, काजी साहब जो लिख के दे रहे हैं वो कुछ और? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो 21वीं तरमीम या 2015 में जो उन्होंने व्यू दिया था वो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा डिफरेंट था ये चीज़। अब मसला ये है कि 2013 में किसी एक लॉ पॉइंट पे अगर किसी जज ने कुछ बोल दिया है तो 2023 में आप ये कहेंगे कि इसको साइड पे कर दें, फिर वो जज खुद भी नहीं कह रहा। मतलब मैं भी हैरान हुआ उनके नोट में नहीं लिखा हुआ और वो मतलब कह रहे हैं। और बड़ा ही अहम मामला है, इससे बड़ा मफाद आमा का इशू नहीं हो सकता था। काजी साहब को 6+3 जो है कम से कम खुद होते, जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला जरूर इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था उनको। मैं तो हैरान हुआ कि वो बेंच का हिस्सा ही नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा ही नहीं है, खुद भी और जमाल खान मंदोखेल भी। बहरहाल वो जस्ट लगता है कि एक जो नोट उन्होंने लिखा था इलेक्शन वाले केस में वो शायद उनको महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से उनको बेंच से नहीं डाला जा रहा। आज इतना ही है जी, अब मजीद देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, कब जवाब आता है। एतराज़ चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने कर दिया सरदार तारिक साहब की सरबराही में बने बेंच पे समाज से पहले ही। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।